काल के कपाल पर लिखने वाला, कभी हार न मानने वाला, रार नहीं ठानने वाला भारतीय राजनीति का अजात शत्रु नहीं रहा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे। एम्स अस्पताल में शाम को 5:05 पर उनका निधन हो गया। वो 93 साल के थे। जून के दूसरे सप्ताह में उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। तब से 9 सप्ताह बीत चुके थे। इलाज चल रहा था। यूटीआई बताया गया था। छाती में संक्रमण था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, किडनी में दिक्कत थी, तमाम तरह की बीमारियां थीं। पिछले 24 घंटे से हॉस्पिटल में उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल बताई जा रही थी और अब खबर आई है कि वो नहीं रहे। आइए आपको अभी का हाल दिखाते हैं। नहीं रहे अटल बिहारी वाजपेयी। ये जानकारी कुछ ही देर पहले एम्स प्रशासन की तरफ से मेडिकल बुलेटिन के जरिए किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हो गया है। शब्द भी लड़खड़ा रहे हैं क्योंकि इस शख्सियत की ताकत ही कुछ ऐसी थी, शब्दों के जरिए जिसने इस देश में अपनी ताकत के जरिए, अपनी राजनीति के जरिए एक नई कहानी अपनी बनाई थी हिंदुस्तान की राजनीति में। आज उसी को लेकर हर किसी के आंख नम है। ये वो प्रेस रिलीज है जो हम आपको इस वक्त दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, इस प्रेस रिलीज में ही पूरी जानकारी दी गई है एम्स की तरफ से। 93 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है और 93 साल की उम्र में कुछ ही देर पहले एम्स प्रशासन की तरफ से दिल्ली के एम्स में वाजपेयी का निधन हो गया है। और ये वो मेडिकल बुलेटिन है जो एम्स की तरफ से जारी किया गया है और इसी मेडिकल बुलेटिन में द सैड डिमाइस तो ये आपने टीवी पर भी अभी यही चल रहा है। ये ऐलान किया गया है एम्स की तरफ से जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है उसमें इस बात की जानकारी दी गई है। ये कल से लगातार मेडिकल बुलेटिन जारी किए जा रहे थे। कल शाम को एक बुलेटिन जारी हुआ, फिर उसके बाद कहा गया कि आज की तारीख में शाम को 7 बजे जारी किया जाएगा। दोपहर में 1:30 बजे एक बुलेटिन आया और अब ये खबर आई है कि वो नहीं रहे हैं। ये बुलेटिन आप हमारी इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। मीडिया एंड प्रोटोकॉल डिवीजन एम्स की तरफ से जारी किया गया है 16 अगस्त को प्रेस रिलीज। इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ विद प्रोफाउंड ग्रीफ दैट वी इन्फॉर्म अबाउट द सैड डिमाइस ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अटल बिहारी वाजपेयी एट 5:05 PM on 16 August. Shri Vajpayee was admitted in AIIMS on 11th June and was stable in the last 9 weeks under the care of team of AIIMS doctors. Unfortunately, his condition over the last 36 hours and he was put on life support system. Despite the best of efforts, we have lost him today. ये प्रेस रिलीज़ एम्स की तरफ से दी गई है। यहाँ पर पिछले 2 दिन से जिस तरह की खबरें एम्स से आ रही थी, प्रधानमंत्री उनसे मिलने गए थे और कल से जो वहाँ पे नेताओं का लगातार आना जाना लगा हुआ था। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह आज सुबह से वहाँ पर लगातार मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 बार वहाँ पर गए, उसके बाद वापस आए। तमाम नेता जो केंद्रीय मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, वो भी वहाँ पर थे। हम अपने साथी अविनाश से जानेंगे जो अभी तक इस अटल जी के बारे में पढ़ रहे थे, उनके कई किस्से। यहाँ पर जितने भी लोग हम लोगों के ऑफिस में मौजूद हैं, यहाँ पर सारे ही लोग लगभग उनके बारे में पढ़ रहे थे, इनको फॉलो कर रहे थे। तो अविनाश जी कुछ बताएंगे आप, जो भी आप बताना चाहें। बताने का ये है कि जैसे जैसे कल रात से इनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी की, और लगातार एम्स ये कह रहा था कि उनकी पिछले 24 घंटों से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखे गए हैं। और कल रात से ही ये समझ में आ गया था। सुबह पूरे दिन लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया, सब कुछ सेलिब्रेट किया गया, शाम तक सब लोग खुश थे, लेकिन रात को अचानक से खबर आती है कि वाजपेयी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पहुँचते हैं, फिर बीजेपी के सारे बड़े नेता वहाँ पे धीरे धीरे करके पहुँचते हैं। आज सुबह फिर सब लोग पहुँचे, अमित शाह पहुँचे हैं, राजस्थान से वसुंधरा राजे सिंधिया पहुँची, योगी आदित्यनाथ पहुँचने वाले थे, ममता बनर्जी पहुँची, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला। मतलब वाजपेयी की, मतलब इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वाजपेयी को देखने के लिए बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ साथ विपक्ष के भी बड़े सारे नेता लगभग पहुंचे थे और देखने पहुंचे थे, अपने अपने राज्यों से पहुंचे थे। जो दिल्ली से दूर थे वो भी पहुंचे, जो दिल्ली में थे वो भी पहुंचे। लगातार इनके संक्रमण बढ़ते जा रहे थे जी। ये लगातार इसीलिए पहुंच रहे थे क्योंकि अस्पताल की तरफ से कोई स्थिर की आधिकारिक सूचना जारी नहीं की जा पा रही थी उस समय तक, क्योंकि जब दोबारा आज नरेंद्र मोदी पहुंचे थे वहां पे और सुबह से ही वहां पे फोर्स लगाई जाने लगी थी कि कहीं समर्थक बेकाबू ना हो जाए और भीड़ ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो उस समय से एक खतरा तो लोगों को लगने लगा था कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पे। सोशल मीडिया पे तो तरह तरह की अफवाहें भी चलने लगी थी और कुछ देर पहले तो उन लोगों ने ब्रेक भी कर दिया था कि नहीं, अब नहीं रहे।
लेकिन 5:05 पर आखिरी वो जो बयान आया है एम्स की तरफ से कि नहीं, अब वाकई नहीं है। एम्स की प्रेस रिलीज के 2 घंटे पहले करीब कुछ चैनलों पर इस तरह के दावे किए गए थे। सोशल मीडिया पर कुछ मीडिया हाउसेस के अकाउंट से ये ट्वीट हुआ था कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे हैं। बाद में उन्होंने करेक्ट किया। और बाकी जो अविनाश बता रहे हैं कि लगातार स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था, हॉस्पिटल लगातार यही कह रहा था कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्वाति से जानेंगे। स्वाति, बताइए अटल जी के बारे में कुछ। मैं अभी पॉलिटिक्स वगैरह के अलावा मैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर पढ़ रही थी। जैसे हम सब जानते हैं उनकी हंसती हुई तस्वीरें, बड़ी एकदम दिल से खुल के हंस रहे थे। तो अभी एक किताब है, उसमें मैं एक किस्सा पढ़ रही थी कि एक बार, ये उन दिनों की बात है जब रामविलास पासवान एनडीए के साथ नहीं हुआ करते थे, ओपोनेंट थे। तो एक बार उन्होंने ऐसे कुछ हिंदुत्व की राजनीति और राम का जिक्र वगैरह चला होगा, तो उन्होंने बोला, रामविलास पासवान ने जैसे याद दिलाने के अंदाज में वाजपेयी को बोला, मेरे नाम में राम है, बीजेपी के पास तो राम ही नहीं है। तो इन्होंने कहा, वाजपेयी ने तुरंत से जवाब देते हुए कहा कि पासवान जी, राम तो हराम में भी है। तो वो उनके बारे में कहते हैं कि जब चुटकी लेने की बात आती थी या मज़े लेने की बात, हाँ, तो वो मतलब कोई लाइन नहीं खींचते थे कि अरे ये सैक्रोसेंट है, इसके ऊपर तो नहीं बात की, इसके ऊपर कोई मजाक नहीं या ऐसा कुछ। तो मस्त था उनका सेंस ऑफ ह्यूमर। नहीं रहे। अब सौरभ, एक बार आपको टीवी पर दिखा देते हैं अगर कुछ अपडेट्स हैं इस मामले में कि क्या और बताया जा रहा है टीवी चैनल देश पर। की कमान संभाल रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी का देहांत उनके कार्यकाल में हुआ है। हम सबके श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे, मैं निःशब्द हूं, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। भावनाओं का इस वक्त अंबार उमड़ रहा है, ये भी समझ में आता है, लेकिन इसी के साथ जानकारी भी प्रधानमंत्री देते हुए, अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करते हुए। 5:05 पर आखिरी सांस ली, 9 सप्ताह तक एम्स में भर्ती रहे, लंबे वक्त से उनकी तबीयत बहुत खराब थी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी अब नहीं रहे। श्रद्धा सम्मान इतना इसे एक व्यक्ति के इर्द गिर्द कि आज सब कुछ बता पाना, समझा पाना, टीवी की न्यूज़ के अलावा हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट्स दिखा देते हैं। जब से ये देहांत की खबर आई है उसके बाद से वो करीब 60 ट्वीट कर चुके हैं। देखिए उन्होंने क्या लिखा है। ये पहला ट्वीट उनका करीब 8 मिनट पहले आया है। मैं निःशब्द हूँ, शून्य में हूँ, लेकिन भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। हम सभी के श्रद्धेय अटल जी हमारे बीच नहीं रहे। अपने जीवन का प्रत्येक पल उन्होंने राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। उनका जाना एक युग का अंत है। इसके बाद ये एक 4 लाइन की कविता यहाँ पर प्रधानमंत्री ने पोस्ट की है, लेकिन वो हमें कह कर गए हैं, मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं, ज़िंदगी सिलसिला आजकल की नहीं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट आऊँगा, कूच से क्यों डरूं। ये उन्होंने अटल जी की पंक्तियाँ ही यहाँ पर पोस्ट की हैं। इसके बाद एक और ट्वीट है, अटल जी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन हर भारतीय को, हर भाजपा कार्यकर्ता को हमेशा मिलता रहेगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके हर स्नेही को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। अमितेश, मैं चाहूँगा हम यहाँ पर ऋषभ से बात कर लेते हैं। देखिए, अटल जी के बारे में मोटे तौर पे हर कोई जान रहा है, लेकिन इस मौके पर अगर आप उनके पॉलिटिकल करियर या बाकी चीज़ों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो वो हम अपने साथी ऋषभ से जानेंगे। बताइए जी। अटल जी का सफ़र शुरू होता है 25 दिसंबर 1924 से। ग्वालियर में पैदा हुए थे। पिताजी इनके टीचर थे, कवि थे। वहाँ से वहीं इन्होंने सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जो था उसमें से ही पढ़ाई करी। वहाँ पे ही ये खुद भी फिर आगे चल के कवि पत्रकार रहे थे अटल जी। ये 1939 के करीब उन्होंने शाखा में, मतलब आरएसएस की शाखा में जाना शुरू कर दिया था। इसके बाद में ये राजनीति में सक्रिय हो गए थे। 1947 में देश आज़ाद हुआ। उसके बाद में फिर जनसंघ का निर्माण हुआ। जनसंघ में भी अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो सक्रिय सदस्य जो थे, संस्थापक सदस्य थे। जनसंघ के उन सदस्यों में से रहे थे। इसके बाद में अटल जी ने फिर चुनाव भी लड़े, चुनावी राजनीति में। 1957 में, मेरे ख्याल में 56 वाला जो चुनाव था, 56 में उपचुनाव पहला लड़ा था, 57 में फिर MP हो गए थे। और जी बताइए।
हाँ, मैं बता रहा था कि 1957 में एमपी बन गए थे और फिर जो प्रधानमंत्री नेहरू वाली जो संसद थी उसमें वो बैठा करते थे। इनके बारे में लोग बोलते हैं कि नेहरू जी ने इनको देख के एक बार बोला था कि आगे चल के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसे भी किस्से हैं। फिर मुझे एक बार पहला चुनाव भी शायद हार गए थे, दूसरे चुनाव में जीते थे, बाई इलेक्शन लड़े थे एक। फिर ऐसे ही इनके राजनीतिक सफ़र चलता रहा। फिर 77 में इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुए थे उन चुनावों में ये जीत के आए, तो फिर पहली बार मंत्री बने थे। मोरारजी देसाई की सरकारों में विदेश मंत्री रहे थे। हाँ, फिर जो यूएन में हिंदी में भाषण देने वाली जो हुआ था सिलसिला, वो इसी टाइम में हुआ था, पहली बार जाके किसी ने यूएन में हिंदी में भाषण दिया था भारत की तरफ से। इसके बाद में 80 में भारतीय जनता पार्टी बन गई थी, उसके भी संस्थापक सदस्यों में से रहे थे। 84 में जब इंदिरा की डेथ हो गई थी, इंदिरा जी की, उसके बाद में जो चुनाव हुए थे उसमें अटल जी ने ग्वालियर से चुनाव लड़ा था। वहाँ पे ये माधवराव सिंधिया से हार गए थे। उसका भी एक बहुत बड़ा किस्सा है कि कैसे विदिशा से इनको पर्चा बनने के लिए बोला गया था, कोटा से बनने के लिए, क्योंकि वो लहर थी कि आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो भी अटल जी ने बोला कि मैं ग्वालियर से ही लड़ूंगा जो भी है। फिर ग्वालियर से चुनाव हार गए थे। फिर उसके बाद में 96 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे, उन्होंने शपथ दिलाई थी। 13 दिन ही सरकार चल पाई थी, फिर इस्तीफा दे दिया था। फिर उसके बाद में देवगौड़ा रहे, गुजराल रहे। फिर 98 में दोबारा से चुनाव जीत के आई भाजपा। हाँ, फिर 13 महीने के लिए सरकार चली। फिर उसके बाद में फिर सरकार चली गई। फिर 99 में दोबारा चुनाव हुए, तीसरी बार जीत के आए। फिर पूरे 5 साल कार्यकाल पूरा किया। फिर मेरे ख्याल कांग्रेस विरोधी कोई प्रधानमंत्री जिसने 5 साल पूरे किए, तो वो पहले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 5 साल पूरे किए। इनसे पहले कई भी रहे थे लेकिन कोई कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया था इन्होंने। मेरे ख्याल में 2003 में फरवरी या 4 में, फरवरी या मार्च में लोकसभा भंग कर दी थी। फिर चुनाव हुए, फिर इंडिया शाइनिंग का नारा था, लेकिन भाजपा वापसी नहीं कर पाई थी। फिर उसके बाद में 6 में इन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। लास्ट जो पब्लिक अपीयरेंस थी लोकसभा में 2005 में, ठीक 10 साल बाद, ठीक 10 साल पहले 1995 में लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रैली में इनको पब्लिक के सामने अपना पीएम कैंडिडेट घोषित किया था। और उसके ठीक 10 साल बाद उन्होंने मुंबई की एक रैली में, उसी मैदान से जहां पर उनको पीएम अनाउंस किया, पीएम कैंडिडेट अनाउंस किया गया था, उसी मैदान पर उन्होंने राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी थी। लास्ट जो पब्लिक अपीयरेंस था, मतलब लोकसभा की गैलरी तक ही आए थे जब वोटिंग हुई थी अविश्वास प्रस्ताव यूपीए के टाइम में, जो 2008 में जब लेफ्ट ने समर्थन वापस ले लिया था, जो वोटिंग हुई थी यूपीए गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ, तो उसमें ये वोटिंग करने के लिए लोकसभा की गैलरी तक आए थे। वो लास्ट पब्लिक अपीयरेंस थी। उसके बाद 2009 में स्ट्रोक आया, फिर तब से बीमार थे और अभी 2-3 महीने से ज़्यादा हालत ख़राब थी और आज जो है उनका इंतकाल हो गया। और इसके पहले जो कोई पब्लिक अपीयरेंस भी उनका नहीं रहा। भारत रत्न जब उनको दिया गया था तो उस दौरान भी उनकी तस्वीर सामने नहीं आई थी। एक तस्वीर जो सरकार की तरफ से जारी की गई थी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो उस समय राष्ट्रपति थे, वो उनको अवार्ड देने के लिए उनके घर गए थे। वहाँ पर वो व्हील चेयर पर बैठे हुए थे, लेकिन फ़ोटो कुछ इस तरह खींची गई थी कि उनका चेहरा उसमें साफ तौर पर नहीं दिख रहा था। आपने उनकी जीवन के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे सौरभ से। ये लखनऊ में रहे हैं, पत्रकारिता की है वहाँ पर। सौरभ हमें अटल जी के बारे में कुछ किस्से बताएंगे। आइए आप इधर आ जाइए सौरभ। देखिए, देश के अटल के बारे में तो हम लोग बहुत सुनते हैं, मगर लखनऊ के अटल कैसे थे ये भी एक बड़ा विषय रहा है। जैसे कि पहला चुनाव अपना अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से ही लड़े 1952 में। वहाँ उपचुनाव हुए थे। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन, उस समय उनको यूएन भेज दिया गया था, तो वो सीट खाली हुई थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी को, मतलब दीनदयाल उपाध्याय ने खुद फैसला लिया कि इनको उस समय चुनाव लड़वाना चाहिए और ये लड़े चुनाव। हालांकि तीसरे नंबर पर रहे, मगर उस समय करीब 150 रैलियां इन्होंने की थी वहाँ पे लखनऊ में। और 150 विधानसभा, मतलब जनसभाएं की, कस के ताकत लगाई। हालांकि हारे, तीसरे नंबर पर है, मगर लखनऊ में अपनी दावेदारी ठोक दी थी। फिर 1957 का चुनाव आया, 57 में फिर लखनऊ से लड़े, मगर लखनऊ के साथ साथ 2 और सीटों से लड़े। 3 सीटों से लड़े जी, मथुरा, बलरामपुर और लखनऊ ने एक बार फिर इनको दगा दी, मगर बलरामपुर से ये चुनाव जीतने में सफल रहे। तो लखनऊ से 2 बार जो हार का रिश्ता था, 2 बार, इसी फिर 91 में जाके पूरा होता है जीत से। 91 में वापस लखनऊ पहुंचते हैं अटल बिहारी वाजपेयी और 91 से लेकर लगातार 2004 जो आखिरी चुनाव उन्होंने लड़ा और 2009 तक लखनऊ से ही चुने गए। लखनऊ में उनके सामने उसके बाद छवि ये बन गई कि ये लखनऊ के ही हैं। बिल्कुल, वो अलग ही छवि थी। पैदाइश जरूर उनकी ग्वालियर की थी, पढ़ाई लिखाई वहाँ हुई। फिर आगे अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो वो कानपुर जाते हैं, डीएवी कॉलेज, वहाँ से पीजी करते हैं, क्योंकि ग्वालियर में पीजी कोई कॉलेज नहीं था। वहाँ वकालत की पढ़ाई करते हैं। वहाँ की भी एक खास किस्सा
किस्सा ये है कि इनके साथ ही इनके पिताजी भी उसी कॉलेज में इन्हीं की क्लास में सेम क्लास में पढ़ते थे और साथ ही हॉस्टल में सेम रूम शेयर करते थे। तो उसी समय एक पत्रकार साहब थे, उनको पता चला इसी कहानी, इन्होंने बाप बेटे की कहानी अखबार में छाप दी, तो ये लोग बड़ा चर्चा में आ गए थे। इनके दोस्त बड़ा हंसी मजाक बुलाते थे, मगर इसको कभी वो उस पर लेते नहीं थे। उसी दौरान जब हॉस्टल में रहने के दौरान इनके खाना बनाने की मतलब शौक चढ़ा, वहाँ खाना बनाना सीखा ठीक से, जो कि आगे तक इनको खाने बनाने का शौक लगा रहा। इनके बारे में ये भी है कि ग्वालियर में इनके घर इनके दोस्त जाने से कतराते थे। इनके पिता और इनके दूध पीने की आदत थी, तो जब भी जाता हाँ उसको दूध ये पकड़ा देते थे एक गिलास और पीना पड़ता था। एक किस्सा दीनदयाल उपाध्याय का भी है कि जब गए थे तब उनको भी दिया गया, तो वो शायद उनको पसंद नहीं था, बड़ा मुश्किल से किसी तरह गले के नीचे हाँ, तो इसीलिए इनके घर जाने से दोस्त बसते भी थे। तो कुल मिला के अटल बिहारी वाजपेयी मतलब किस्से तो उनके बहुत सारे हैं, मगर खास बात उनकी यही थी कि वो उनका कोई भी शत्रु नहीं था। अजात शत्रु जो टाइटल उन्हें मिला है भारतीय राजनीति। बिल्कुल, लखनऊ में भी चुनाव, जितने भी चुनाव उन्होंने लड़े लगातार 91, 96, 98, 99, सब बार बड़ी बड़ी हस्तियां आई। राज बब्बर उनके सामने आए चुनाव लड़ने, राम जेठमलानी आए, कर्ण सिंह लड़े, मगर कभी भी कोई लोकल एजेंडा उनके खिलाफ हावी नहीं हो पाया। हमेशा वो मतलब 45 से 50% वोट पाके ही जीते। हमेशा दूसरी चीज की मतलब ये चुनावी चीजें, तो फिर भी जब हम इतने बड़े कद के नेता के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर ये चुनावी हार मुझे लगता है कि उस कद के सामने छोटी हो जाती हैं। जब आप 24 पार्टियों के गठबंधन की सरकार बनाते हैं, जब आपको दक्षिण से, बंगाल से जब आपको चुनौती मिलती है, उसके बाद भी आप अपनी सरकार बरकरार रखते हैं। संसद पर हमला होता है, फिर भी आप पाकिस्तान के साथ बात कर रहे हैं। कारगिल हो रहा है, फिर भी आप बात कर रहे हैं। कश्मीर में हमेशा आपको याद किया जाता है कि हाँ आपने कुछ अचीव किया था, वहाँ पर हालात सुधारे थे। तो अजात शत्रु जो यही वजहें हैं जिनकी वजह से उन्हें ये टाइटल मिला। बिल्कुल, डायलॉग मतलब कुल मिला के लोकतंत्र पे असली सिपाही एक तरीके से माना जा सकता है इनको। मतलब किसी से भी कोई भी बातचीत हो तो बातचीत से ही चीजें हल हो सके, उसकी तरफ प्रयास करते थे। जैसे कि बात नवाज शरीफ से बात करने, पाकिस्तान मुद्दे बात हो, उसके बाद उन्होंने करगिल वार जब छिड़ा तो जब यहाँ से फोन करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी नवाज शरीफ को और बात करते हैं कि आपने हमें धोखा दिया। उसके बाद फ़ोन पकड़ा देते हैं दिलीप कुमार को। दिलीप कुमार उनसे कहते हैं कि आपने ये जो किया है ठीक नहीं किया है, और अगर आपको लगता है कि भारत के मुसलमान इससे बिदकेंगे, हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तो मतलब किस तरीके से मतलब लोगों को साथ लेके चलना, हर तरीके के लोगों को, और बातचीत करके चीज़ें आगे बढ़ाना, इस पर विश्वास रखते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो ये सियासत तो अभी बहुत गाई जाएगी। देहांत हुआ है उनका, अब से आपको हर टीवी चैनल, हर न्यूज़ वेबसाइट पर आपको वही पढ़ने को मिलेंगे। पर जितना नेतागिरी रही, जो जीवन रहा, जो राजनीतिक जीवन रहा, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। अविनाश, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो उनका एक प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा, लगातार 6 साल वो रहे, बीच 1 साल और उसके बाद लगातार 5 साल, तो इस दौरान उनके क्या ऐसे काम रहे कि जिसको बहुत ही अचीवमेंट के तौर पर याद रखा जाता है? देखिए, उनके बाद आए मनमोहन सिंह को भी 10 साल मिले, उनके जो बाद आए उनके भी 5 साल पूरे हो रहे हैं, फिर भी उस एक आदमी को क्यों याद रखा जाता है? आखिर क्या ऐसा करके गया है वो? उस एक आदमी को अगर एक लाइन में याद किया जाए तो हम जो आज लाइव कर पा रहे हैं और हमारे फेसबुक लाइव को लोग मोबाइल के जरिए देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी मानी जाएगी जी। जो टेलीकॉम का विस्तार हुआ है, पूरे हर हाथ में जो मोबाइल पहुंचा है, वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। इसके अलावा जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, जिसको तो आप थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। इसको विस्तार से ये है कि जब हाँ मतलब उस समय तक, जब 2004 में 2002, 3-4 के आसपास जब मोबाइल का विस्तार हो रहा था, उस समय सिर्फ और सिर्फ MTNL और BSNL, ये 2 बड़ी कंपनियां थी। रिलायंस ने एंट्री की थी, शुरुआती दौर था रिलायंस की एंट्री का, और टाटा डोकोमो दक्षिण में थोड़ी बहुत आ रही थी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि फिर ये जो टेलीकम्युनिकेशन का इन्होंने मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को आने का मौका दिया, और उसके बाद से जो है ये पूरा विस्तार हुआ और सबके हाथों में मोबाइल पहुंचा। मैं दूसरी बात स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कर रहा था। जो स्वर्णिम मतलब पूरे देश को जोड़ने का जो काम किया, उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक, एक जो 8 लेन की सड़क बनी जिसमें फर्राटे से गाड़ियां दौड़ रही हैं, ये वाजपेयी का सपना था जिसको उन्होंने लगभग कुछ हद तक पूरा किया। बाद में हालांकि उनके जाने के बाद उस काम में थोड़ा सा देर हुई और रुक गया था काम, लेकिन ये हुआ, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हुआ। अविनाश, इसके बारे में मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये 16वीं शताब्दी में जो शेरशाह सूरी ने GT रोड बनवाई थी, उसके बाद भारत में जितनी भी हुकूमतें रही हैं उनमें ये शायद पहले ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने सड़क को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जिन्होंने इतना ज़्यादा इस स्केल पे काम किया। बिल्कुल ये है कि मतलब उत्तर से दक्षिण को जोड़ना और पूर्व से
पश्चिम को जोड़ना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। जी। उस समय सड़कें वाकई बहुत ख़राब हालत में थी, तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, जिसके लिए सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना होता था और सड़कें नहीं होती थी हमारे पास, ट्रक कई जगहों पर फंसे रहते थे। उसके लिए जो सड़क चतुर्भुज बना वो वाकई बहुत अद्भुत काम था। इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स जो आए हर कंपनी में, मतलब हर सेक्टर में जो प्राइवेट प्लेयर्स आए वो इनकी देन थी, जिसकी वजह से मतलब इतना डेवलपमेंट बहुत तेज हुआ है। जी जी। तो ये रफ्तार बढ़ी है, नए प्लेयर्स आएंगे, हाँ, काम तो होगा। रफ्तार बढ़ी है। और मतलब जैसे अभी सौरभ से हमारी बात हो रही थी कि इनको अजात शत्रु कहा जाता है और कैसे कहा जाता है, इसकी मिसाल आपको मिलेगी 1962 के लोकसभा चुनाव में। जी अटल बिहारी वाजपेयी 1957 में पहला चुनाव जीतते हैं बलरामपुर से। जी। बलरामपुर में भी ये चुनाव जीतते हैं, बलरामपुर में जब ये चुनाव जीतने के लिए, लड़ने के लिए पहुंचते हैं 1957 में, उम्र होती है मात्र 33 साल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक थे, उनकी मौत हो चुकी होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सब कुछ होते हैं, वो सर्वे सर्वा होते हैं, और वो चाहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी हर हाल में वहाँ पहुँचें, संसद में पहुँचें। इसके लिए उन्हें तीन जगह पे लड़ाया जाता है। मथुरा में लड़ाया जाता है, लखनऊ में लड़ाया जाता है, बलरामपुर में लड़ाया जाता है। लखनऊ वो हार जाते हैं, मथुरा में उनकी जमानत जब्त हो जाती है। चश्मा अविनाश जी हमारे साथ ही कर रहे हैं कि आप निकाल दीजिए, शायद रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। नहीं, ठीक है। मथुरा में उनकी जमानत जब्त हो जाती है, लेकिन वो बलरामपुर में जीत जाते हैं। बलरामपुर में जीतने की एक वजह ये होती है कि बलरामपुर में एक उनके सामने मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं। बलरामपुर में पहली बार वो लोकसभा बनती है 1957 में, बड़ी आबादी होती है हिंदुओं की भी। करपात्री महाराज उस समय सबसे चर्चित हिंदू संत थे, उन्होंने फिगर थे, एक पार्टी बनाई थी उन्होंने, ऑल इंडिया राम राज्य करके। 1952 के चुनाव में उनकी पार्टी 3 सीटें भी जीत चुकी थी, जिसमें एक राजस्थान की भी थी। जी। तो उस पार्टी ने, करपात्री महाराज ने वाजपेयी को समर्थन दिया, और फिर उसके बाद वाजपेयी पहली बार जो है जीत करके लोकसभा पहुंचते हैं। ये तो हुई पहली बार की बात। 1962 में जब दोबारा चुनाव लड़ना होता है तो वाजपेयी फिर पहुंचते हैं बलरामपुर, लेकिन उनके सामने, वाजपेयी के सामने उतारा जाता है सुभद्रा जोशी को। सुभद्रा जोशी कांग्रेस की एक लीडर रही हैं, जो करनाल से और बाहर से सांसद रही थी, दिल्ली में रहती थी, पार्टीशन के बाद इंडिया आई थी। सुभद्रा जोशी को चुनाव लड़ने के लिए बलरामपुर भेजा जाता है, नेहरू भेजते हैं। वाजपेयी लड़ रहे होते हैं, लेकिन नेहरू इतना सम्मान कर रहे होते हैं वाजपेयी का कि नेहरू पे बार बार जोर दिया जाता है कि आप सुभद्रा जोशी को उतार तो रहे हैं, जो दूर की हैं, आप उनके लिए चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कहते हैं कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं चुनाव प्रचार नहीं करूँगा। वाजपेयी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने नेहरू नहीं जाते हैं, और ये कहते हैं कि इसे विदेशी मामलों की बहुत अच्छी जानकारी है। तो ये तो उनकी बात थी। हालांकि नेहरू जीतने की हर कोशिश करते हैं, जीतते भी हैं। वो जब बलराज साहनी अब एकदम अपने चरम पर थे, अभिनेता, वो आते हैं, वो चुनाव प्रचार करते हैं, 2 दिनों तक रिक्शा पर घूमते हैं, और फिर वो चुनाव हरा देते हैं वाजपेयी को। अपनी वजह से, बलराज साहनी अपनी वजह से चुनाव वाजपेयी को हरा देते हैं, लेकिन नेहरू उस चुनाव में इनके लिए चुनाव प्रचार करने नहीं आते हैं। तो ये वाजपेयी की स्वीकार्यता थी एक तरीके से, जिसको जो प्रधानमंत्री थे, वो अपने कैंडिडेट को उतार तो रहा है, लेकिन उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने नहीं, खड़े होने को राजी नहीं है। और वाकपटुता की भी बात है, बहुत सारी वाकपटुता की बात है कि इतने अच्छे थे, मतलब वाकई अच्छे थे। और अभी एक मेरे मित्र का संदेश आया था, जिसमें वो भागलपुर का जिक्र कर रहे थे कि 2004 में जब लोकसभा चुनाव होने थे, इंडिया साइनिंग का नारा दिया गया था 2004 में, वो जिसे बाद में हाँ, सबसे फ्लॉप नारे के तौर पे तो बिहार में भागलपुर में एक सभा होनी थी वाजपेयी जी की, और उसी दिन भागलपुर में 2 दिन पहले एक बच्चे का अपहरण हुआ था, किसलय नाम के। वाजपेयी मंच पे थे, कुछ और नेता वहाँ भाषण दे रहे थे, वाजपेयी जी के सम्मान में रुके हुए थे, वो भाषण दे रहे थे, और वाजपेयी अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने देखी वो खबर, बच्चे का नाम किसलय था। वो कोई भाषण तैयार करके नहीं आए थे, उन्होंने, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, वो आए, माइक पकड़े, और पहली लाइन यही गई कि मेरा किसलय मुझे लौटा दो। इसके बाद जो उन्होंने समा बांधा, तो फिर बांध ही दी। वो इतिहास है। तो ये थे वाजपेयी जी। वाकपटुता की यहाँ पर अविनाश ने बात की, तमाम किस्से हैं, तमाम कहानियाँ हैं। लोकसभा के भाषण, एक मैं अभी जब उनके बारे में पढ़ रहा था तो पता चला कि जो उनकी आम सभाएं होती थी, उनके भाषण वो बहुत तैयार नहीं करते थे, बहुत तैयारी के साथ जनसभाओं में नहीं जाते थे, लेकिन जब उनको लोकसभा में कुछ बोलना होता था तो उस भाषण के लिए वो बहुत तैयारी करते थे। उनके साथी नेता, उनके कैबिनेट मंत्री जब उनको कुछ नोट्स देते थे, कुछ सलाहें देते थे, कुछ जानकारी देते थे, तो उसको भी वो बहुत काट छाँट कर उसको इस्तेमाल करते थे, तब जाकर वो संसद में बोलते थे।
वजह वही थी कि सभा में आप लोगों के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन लोकसभा में आप पूरे देश के लिए बोल रहे होते हैं। जो आप बोलते हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो आप बोल रहे हैं वो हमेशा याद रखा जाएगा, वो हमेशा लिखा पढ़ा जाएगा। तो वहाँ पर कोई नेता, कोई इस इतने बड़े कद का नेता जो इस पद पर हो, उसे इस तरह की गलतियां नहीं करनी चाहिए, किसी भी तरह की गलतियां नहीं करनी चाहिए। स्वाति के पास मुझे लग रहा है हमें बताने के लिए कुछ और भी है। वो कह रहे थे, अविनाश अपनी बातचीत में कह रहे थे, जिक्र कर रहे थे कि नेहरू ने कहा था कि उसको, यानी कि वाजपेयी जी को विदेशी मामलों की बहुत अच्छी समझ है। तो मैं पढ़ रही थी कि एक किताब है द स्पाई क्रॉनिकल्स, उसमें दो, एक रॉ के मुखिया और दुलत साहब और आईएसआई के मुखिया दुर्रानी साहब आपस में बात कर रहे हैं। तो दुलत पूछते हैं कि दुर्रानी से कि पाकिस्तान में किस हिंदुस्तानी नेता को सबसे ज़्यादा माना जाता है, किसकी सबसे ज़्यादा इज्जत है। तो दुर्रानी जवाब देते हैं कि एक तो शास्त्री, क्योंकि वो एक तो शास्त्री का नाम है और दूसरा नाम है वाजपेयी जी का, ठीक है। तो वाजपेयी ने कश्मीर के लिए बहुत किया और पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते सुलझाने के लिए, कश्मीर समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। तो जो विदेश विभाग संभालने वाला उनका अनुभव था, वो जब प्रधानमंत्री बने वो, ठीक है, तो वो अनुभव वहाँ पर भी बहुत इस्तेमाल किया। वो लगातार पाकिस्तान की तरफ से आप कहेंगे कि लाहौर बस यात्रा का नाम लिया जाए तो आप कहेंगे कि नतीजा देखिए तो सिफर है, क्योंकि उसके बाद कारगिल हो गया था, तो वो आप उसको सक्सेसफुल नहीं मानेंगे। लेकिन आप उस मोमेंट को याद करेंगे तो आपको एहसास होगा कि नहीं, बाद में चाहे जाकर उसका जो भी असर हुआ वो एक हिस्टोरिक मोमेंट था। वो जब बस यहाँ से निकल कर गई और वहाँ पर जब दोनों ने, नवाज शरीफ और वाजपेयी गले मिले, वो हिस्टोरिक मोमेंट था। उसके बाद उनको देखिए कि आप हम ये कहते हैं ना कि अभी भी महबूबा मुफ्ती कह रही थी कुछ दिन पहले कि कश्मीर समस्या सुलझाने का एक ही रास्ता है, वो है बातचीत। तो ये वाजपेयी जब तक रहे वो लगातार इस चीज़ को करते रहे कि कारगिल हुआ। महबूबा ने उनका नाम भी लिया था अटल बिहारी वाजपेयी का कि आपको बात वहीं से शुरू करनी होगी जहाँ पे वो छोड़ के गए थे। जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत के दायरे में कश्मीर की समस्या का समाधान होगा। कि ये बात जब कश्मीर में हालात ख़राब होते हैं, जब कश्मीर में हिंसा होती है, माहौल ख़राब होता है, तब चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वहाँ के वैसे लोग हों, वो वाजपेयी को याद करते हैं। और शायद ये चीज़ आने वाले सालों में भी, ये अच्छी बात तो नहीं है ये कहना कि आने वाले सालों में भी ऐसी स्थितियां रहेंगी, पर जैसा देखकर लग रहा है तो आने वाले सालों में भी वो बराबर याद किए जाते रहेंगे वहाँ पर, कश्मीर पर। दुखद है, पर कम से कम एक शख्स तो है हमारे पास, या जो था हो चुके हैं कि सेट किया हुआ एक फॉर्मूला है। और सरकार भी अभी 5 साल बीजेपी की थी, तो मोदी जी को कई बार ये सलाह दी गई है, कई बार बोला गया कि मतलब रिमाइंड कराने की कोशिश या जब सरकार की नीतियों से या किसी चीज़ से विरोध होता था तो बार बार वाजपेयी का नाम लिया जाता था। ये सेट था। कल की स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया, वो भी कश्मीर के संदर्भ में। जबकि नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये बात हुई कि कश्मीर पर उनकी एक तरफ से एक इंटायरली डिफरेंट पॉलिसी है। वो देख करके मार देंगे सीधे, किसी को नहीं बख्शेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, अलगाववादियों का कोई अस्तित्व नहीं मानेंगे। आते आते स्थिति ये हो गई कि अपने इस कार्यकाल के आखिरी भाषण में नरेंद्र मोदी भी अटल बिहारी वाजपेयी के पदचिन्हों में चलने की बात करने लगे हैं और बार बार जो भी उनके आलोचक हैं, विरोधी हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह काम करने और कम से कम कश्मीर समस्या का हल उस तरह से करने की उनको सलाह देते हैं। नीरज, आपने मुझे बीबीसी का वो आर्टिकल याद दिलाया जिसमें मैं भी पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि जब ये कश्मीर श्रीनगर में इन्होंने एक रैली भी संबोधित की थी और जो बात करने का तरीका था कि अलगाववादियों के साथ इन्होंने जो इनसे पहले जो प्रधानमंत्री हुए हैं वो ये कहते थे कि आपको संविधान के दायरे में बात करनी होगी, लेकिन ये गए तो इन्होंने पाकिस्तान के सामने हाथ बढ़ाने के साथ साथ अलगाववादियों को भी थोड़ा लिबरल तरीके से उनसे अप्रोच किया। जी, आज जब मैंने काम शुरू किया तो सबसे पहला भाषण मैंने वही लगाया अपनी, हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज पर है वो। तो उन्होंने खुल करके ये बात बोली कि किसी भी प्रधानमंत्री के लिए कश्मीर से खड़े होकर के ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार हैं। उनका ये कहा हुआ आज भी चलता है कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि दिल्ली आपकी मदद करेगी, आप दिल्ली का दरवाज़ा खटखटाइए, हम आपको आगे ले जाएंगे, हम बातचीत करने को तैयार हैं और किसी भी तरह की बातचीत। दिलों के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। वो बहुत ऐतिहासिक भाषण था।
अटल बिहारी वाजपेयी जो बिना लिखा हुआ भाषण पढ़ते थे, उन्होंने, चूंकि बहुत संवेदनशील मुद्दा है, पूरे तकरीबन 17-18 मिनट का वो भाषण है, पूरा लिखा हुआ भाषण उन्होंने वहाँ पढ़ा और एक एक चीज़ कसी हुई थी और बार बार इस बात का वो जिक्र कर रहे थे कि हम पाकिस्तान से हो या कश्मीर के अलगाववादी गुटों से हो, उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। नीरज, ये शायद इस बात पर भी डिपेंड करता है, ये शायद इस चीज़ से भी आता है कि वो लचीले थे, रुख लिबरल था, उनकी पॉलिटिक्स के बारे में भी कहा जाता था कि ऐसा नहीं था कि किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रिजिडिटी हो, कि हाँ अड़े हुए हैं अपनी जगह पर, वक्त आने पर जैसा माहौल है, जिस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, जो डेवलपमेंट है, उसके हिसाब से खुद को चेंज करना, खुद को वो करना। तो चेंज के लिए, किसी भी नई चीज़ के लिए आप अपने आप को खोल कर रखते हैं। तो लचीला स्टाइल, आप चाहे उनको उनकी नीतियों में कहिए या उनके पर्सनालिटी में कहिए। ममता बनर्जी के घर जाना या किसी भी सहयोगी पार्टी वाला पाकिस्तान से बात करना, ये वीडियो बता रहे थे, वीडियोस देखते हुए मैंने अभी नोटिस करी, अभी के दौर में, अभी से कुछ, जब राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने से पहले सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी, मतलब विपक्ष की सबसे बड़ी नेता वो थी और पक्ष के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी के एक साथ चलते हुए, आपस में बातचीत करते हुए, किसी कॉमन प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छी तरीके से केमिस्ट्री कभी हमको विजुअली नहीं दिखी। अभी एक फोटो है जिसमें सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी खड़े हैं और उसमें भी तीनों के चेहरे देख के लग रहा है कि ये हालात बहुत टेंस हैं। ये नरेंद्र मोदी किसी और साइड देख रहे हैं, बाकी दोनों उनकी तरफ देख रहे हैं और वो तनाव भरा माहौल। हाँ, मैं अभी जब अपने आर्काइव को खंगाल रहा था, मुझे कम से कम कई सारे ऐसे विजुअल्स मिले जब दोनों एक दूसरे के अगल बगल चल रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, जो तीसरा आदमी खड़ा है उसके साथ में एंगेज्ड हैं, और ये एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। ये तो मतलब प्रवृत्ति थी, ये स्वभाव था, ये उनका स्वभाव था। वो शायद मीठा ज्यादा खाते थे, इसलिए वो मीठापन उनके स्वभाव में ये था। भी था कि नेहरू के टाइम की पॉलिटिक्स के बारे में ये कहा जाता था, उस दौर की पॉलिटिक्स की वो विरोधियों का सम्मान करती थी। आप राजनीति करते थे लेकिन आप निजी हमले नहीं करते थे, बिलो द बेल्ट वो नहीं करते थे। तो शायद वाजपेयी जी के साथ, और शायद आडवाणी जी वो हैं अभी तो, लेकिन वाजपेयी का जाना उस दौर का जब राजनीति थी, बस उसूल थे, विचार, मतलब बदतमीजी हमको कितनी बार संसद में अच्छे बर्ताव का वो मिला, तारीफ मिली। तो वो एक दौर का भी वो है, मतलब बहुत क्लीशेड लाइन है कि एक दौर का गुजर जाना। लेकिन हाँ, अब हमारे पास जैसी पॉलिटिक्स है, जिस तरीके के नेता हैं जो एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ते, तो आप उनको एक तरफ रखिए और फिर आप वाजपेयी के जाने पर सोचिए कि हाँ, बीत गई है वो राजनीति का टाइम, बीत गया है। जी, नीरज जी, आप कुछ और बताना चाहेंगे? हाँ, उनको कुत्तों से बहुत प्यार था, बिल्लियों से भी। और मीठा बहुत खाते थे। साथ में स्वाति बता रही थी कि उनको मछलियाँ भी बहुत पसंद थी, हैं? उनको चिकन, मछलियाँ, ये वो सब मांस भी खाने के शौकीन थे। एक मुझे वो इंटरव्यू याद आ रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली तवलीन सिंह या राजीव शुक्ला के साथ उनका बहुत इंटरव्यू है, जिसमें वो उनसे उनकी राजनीति के बारे में पूछा जा रहा था प्रधानमंत्री रहते हुए कि आप क्या मिस करते हैं। तो तकरीबन वो रुआंसे से हो गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं वापस कविताएं लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना बिल्कुल छूट गया है, इस राजनीति से दूर जाना चाहता हूँ। उन्होंने कई कोशिशें की। अभी जिक्र हो रहा था कि 2005 की रैली में उन्होंने ऐलान किया कि लालकृष्ण आडवाणी, वो पीएम रहते हुए 2003 में भी ये बयान दे चुके थे कि न टायर हूं न रिटायर हूं, लेकिन अगला चुनाव लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में लड़ेंगे और जीतेंगे। उसके बाद बीजेपी में खलबली मची। उनको कहा कि हम शायद आडवाणी जी की छवि की वजह से, चूंकि ये गठबंधन का दौर है, साथ लेकर सरकार नहीं बना पाएंगे, आप वापस आइए। तो फिर से उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्होंने पहले ऐलान कर दिया था कि इस बात का कि वो आगे आडवाणी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। तो जिन्होंने कमान दी थी, जिन्होंने मशाल दी थी, उन्हीं को वापस सौंपने के लिए देना चाहते थे अपनी कमान। तो इस तरह से एकदम मतलब उनकी व्यक्तित्व में लगभग, अभी हम ये भी बात कर रहे थे ना कि किसी और दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करें, तो उसके व्यक्तित्व के इतने आयाम नहीं हैं। आप टीवी के चैनलों पर देखें तो टीवी के चैनलों पर चलाने के लिए हर चीज़ है। वो हर तरह के व्यक्ति थे, अच्छी कविता लिखते थे, अच्छा भाषण देते थे, हर भाषा में बात कर लेते थे और पत्रकारों से सहज होकर बात कर लेते थे। प्रधानमंत्री होते हुए मैं देख रहा था कि अभी जा रहे थे ऐसे, अपनी गाड़ी में बैठ गए पूरे प्रोटोकॉल के साथ, दरवाज़ा लगाने वाले ही थे, किसी ने पीछे से आवाज़ दी, आडवाणी जी, वाजपेयी जी आइए फोटो खींचनी है। बैठे हुए उठ करके बाहर आए, फोटो खिंचाई और फिर बैठ कर चले गए। मतलब इतना सहज होना एक तरह से, मतलब वो उनके व्यक्तित्व के बारे में। भारतीय राजनीति में और नेताओं को इस तरह देखते हुए अजीब लगता है, क्योंकि शायद हम ये परंपरा धीरे धीरे खो रहे हैं। हमको लगता है कि वो कहीं और से आए हुए, ऊपर से उतरे हुए लोग हैं। प्रवीण जी, आप कुछ बताने वाले थे?
जो कश्मीर की बात चल रही थी, मैं छोटा था और कारगिल का युद्ध होने वाला था 1999 में, तब प्रधानमंत्री 98 में बने थे। तो मुझे इनका एक भाषण चल रहा था और उसका उनकी एक बात याद आती है। तो उसमें पाकिस्तान लगातार सीज़ फायर का वायलेशन कर रहा था, वो जितनी भी शांति के लिए जो भी कैंपेन चल रहा था उसको लगातार वो ख़राब कर रहा था। तो यहाँ से खड़े होकर वाजपेयी जी ने कहा था कि पाकिस्तान हमारा, ऐसे नहीं बोला था कि पाकिस्तान हमारे पड़ोसी ये ना समझें कि हिंदुस्तान में औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं, मगर ये भी ना भूले कि पंजाब में हमारे यहाँ पे सरदार जो सिख हैं वो लोहे का कड़ा भी पहनते हैं, जो हमारी मतलब सहन शक्ति को दर्शाता है। इसी से जुड़ा एक और चीज़ है कि जब हम लोग हिमाचल का इलेक्शन कवर करने गए थे तो वहाँ पे शांता कुमार जी से अभी पिछला वाला जी, तो वहाँ पे शांता कुमार जी से मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने एक किस्सा बताया था अंत्योदय योजना का जी, जब वो 98 में खाद्य आपूर्ति मंत्री बने थे और वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तो हर डिफेंस उस टाइम वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा थे। तो शांता कुमार कहते हैं कि मैं लगातार ये प्रपोजल रख रहा था कि हमारे पास स्टोरेज में बहुत सारा अन्न पड़ा है, उड़ीसा में, बिहार में, हमारे गरीब राज्य जो वहाँ पे लोग मर रहे थे भुखमरी से, और हमारे पास स्टोरेज में काफ़ी पर्याप्त अनाज है और हम गरीबों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो फिर वो अंत्योदय योजना उन्होंने वाजपेयी जी के सामने प्रपोज की और वाजपेयी जी ने पहली ही मीटिंग में उसको पास कर दिया, जो आज भी फूड सिक्योरिटी बिल और जो खाद्य सुरक्षा के वो बने वो उस रूप में हमें दिख रही है, जिसमें 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल आज भी गरीबों को मिलता है। तो ये बहुत ही जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, उसके अलावा अंत्योदय योजना जो कि इनकी देन है, जो हमेशा याद रखी जाएगी। यहाँ पर हमारे साथी मुबारक हैं, हम इनसे भी जानेंगे। अटल जी के बारे में जो मुझे यही लगता है कि अटल जी शायद उस पंक्ति के आखिरी नेता थे जिन्होंने सदन में गरिमा में बनाए रखने का काम किया। जब अब हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में जो हो रहा है, नेताजी कुछ का कुछ बोल जाते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी नेता, वी आर नॉट टेकिंग नेम्स, पर अटल जी वो थे जो अपने विरोधियों के साथ भी एक गरिमा बनाए रखते थे। जैसे कि उन्होंने राजीव गांधी का एक बार शुक्रिया अदा किया था कि उन्होंने उनका जो ऑपरेशन था उसमें बहुत ज़्यादा मदद की। राजीव जी की डेथ पर उनका ये बयान आया था। तो ये चीज़ अब शायद ख़त्म सी हो जा रही है और अटल जी के साथ तो शायद ही हमेशा के लिए चली गई है। जी, जो ये राजीव गांधी वाला किस्सा बता रहे हैं वो हम आपको बताएं कि हिंदुस्तान टाइम्स में करण थापर जो पत्रकार हैं उनका एक आर्टिकल छपा था जिसमें उन्होंने लिखा कि जब राजीव गांधी का देहांत हुआ बम हमले में, तो उसके बाद करण थापर ने वाजपेयी जी से पूछा कि क्या इनके देहांत पर आप कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं। तो वाजपेयी जी ने उनको जवाब दिया कि मैं इस समय विपक्ष का नेता हूं, वो प्रधानमंत्री पद के चुनाव के लिए लड़ रहे थे, उसके प्रचार के दौरान मारे गए हैं, इस समय मैं कुछ भी बोलूँगा तो मुझसे ये अपेक्षा रखी जाएगी कि मैं एक विपक्षी नेता की तरह बोलूँगा। जबकि सच्चाई ये है कि वो जब अमेरिका जब उनका डेलीगेशन जा रहा था तो उन्होंने मुझे उसमें शामिल किया ताकि मैं वहाँ पर रहते हुए अपने घुटने का इलाज भी करा सकूँ। अब इन हालात में आप मुझसे ये कहें कि मैं एक विपक्षी नेता, एक विरोधी नेता की तरह बोलूँ तो ये नहीं हो पाएगा। बेहतर है कि ना ही बोला जाए। और वाजपेयी जी की ये घटना महात्मा गांधी का वो कोट याद दिलाती है जिसमें वो कहते हैं कि बोलिए तभी जब आपका बोलना, जब आपके शब्द आपके मौन से बेहतर हों। बोलने के लिए ये हमेशा याद रखे जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनका देहांत हो गया है 93 साल की उम्र में। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, लोगों के सामने आते नहीं थे, घर में लगातार बिस्तर पर रहना होता था। उनके साथ जो रहते थे शिव जी, उन्होंने काफ़ी बार उनके बारे में बताया कि कई बार वो लोगों को पहचान नहीं पाते थे, चीज़ें याद नहीं रहती थी, चले गए हैं और इनके जाने का कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री था, जो जिम्मेदारी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह निभाई, भारत रत्न उनको दिया गया। वो खुद अपनी कविता में लिखते हैं कि क्यों जितना जिया उतना जी भर के जिया। तो ये ऐसे व्यक्तित्व थे। दी लल्लन टॉप आपको उनके तमाम किस्सों के बारे में, उनके चुनावों के बारे में, उनकी पॉलिटिक्स के बारे में, उनके इतने बड़े जीवन के बारे में आपको लगातार बताता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।